हेलो बच्चों, आज हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे वीडियो में और आज ये चैप्टर के एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 तक हम कर चुके थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स। बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको एक मेथड सिखाया था, डायमेंशनल एनालिसिस या यूनिट कन्वर्जन फैक्टर से हम करते हैं। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर से इसमें भी करेंगे। बेस यूनिट्स मतलब जैसे ये पिकोमीटर लिखा है, पिकोमीटर क्या हो गया, डिस्टेंस की यूनिट है। तो डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है, यानी इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या पता है कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होता है, 10⁻⁻12। पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर, और इसका यूनिट फैक्टर बन जाएगा 10⁻⁻12 मीटर अपॉन 1 पिकोमीटर। ठीक है, इसी तरीके से सिखाया है आपको बच्चों। अब इसको चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। 28.7 पिकोमीटर इज इक्वल टू आ गया 10⁻⁻12 मीटर अपॉन 1 पिकोमीटर। ये तो यूनिट फैक्टर लिख दिया, अपॉन इंटू 28.7 पिकोमीटर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, इसे आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपके पास मीटर में आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28.7 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ये कन्वर्ट हो गया बच्चों मीटर में। अब इसके बाद है म्यू सेकेंड। म्यू सेकेंड मतलब टाइम की बेस यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है। टाइम की बेस यूनिट क्या होती है, सेकेंड्स होती है, यानी हमें म्यू सेकेंड्स के क्या बनाने हैं, सेकेंड्स बनाने हैं। 1 म्यू सेकेंड में म्यू का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो -6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो 1 म्यू सेकेंड्स इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 सेकेंड। तो इसका जो कन्वर्जन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 10⁻⁻6 सेकेंड अपॉन 1 म्यू सेकेंड। अब मल्टीप्लाई कर दो, किसे चेंज करना है, 15.15। तो यहाँ पर आ जाएगा 15.15 कितना, म्यू सेकेंड। ठीक है, म्यू सेकेंड आ गया, मल्टीप्लाई 1 हो गया, और यहाँ भी हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15.15 म्यू सेकेंड। ठीक, म्यू सेकेंड से म्यू सेकेंड कैंसिल होगा, ये आंसर आपके पास आ गया 15.15 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स हो गया। ठीक है, ये टाइम की बेस यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। अब है मिलीग्राम। मिलीग्राम मतलब मास की यूनिट है, मास की बेस यूनिट किलोग्राम होती है। तो मिलीग्राम को पहले ग्राम बनाओगे और फिर किलोग्राम बनाओगे। ठीक है, तो मिलीग्राम कितने होते हैं बच्चों, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको, देखो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 25365 मिलीग्राम। इसको चेंज करने के लिए किस तरह से करोगे आप, 25365 मिलीग्राम। मिलीग्राम को पहले हम क्या बनाएंगे, पहले हम ग्राम बनाएंगे, यानी कि 1 ग्राम अपॉन 1000 मिलीग्राम। ये बन गया, कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ग्राम के किलोग्राम बनाओगे, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 किलोग्राम अपॉन 1000 ग्राम, ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, mg से mg कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। ये आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास 2.25.3, ये तो ग्राम में आएगा, 2000 है बच्चों, यहाँ पर 2000 है, तो ये आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा 0.025365, राइट, किलोग्राम। ये इतना किलोग्राम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2.5365 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, किस में चेंज कर दिया, ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया, राइट। तो इस तरह से बेस यूनिट्स का मतलब है इनकी जो भी एसआई यूनिट होती है उसमें कन्वर्ट करना है। ओके बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने हैं, और हमें क्या दिया हुआ है, 1 ग्राम AU, 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम लिथियम एंड 1 ग्राम क्लोरीन। ये पूछा है
किसमें हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ एटम निकालने हैं मास से। सबसे पहले आप क्या करो, इनको सबको मोल्स बना लो। मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स बन जाते हैं। जैसे अगर आप गोल्ड के मोल्स निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स गोल्ड के कितने आ जाएंगे, 1 ग्राम अपॉन 197, ठीक है, इतना आ जाएगा। और अगर आप सोडियम के मोल्स निकालोगे तो सोडियम के मोल्स आ जाएंगे आपके पास कितने, 1/23। ये मोल्स निकाल रहे हैं हम सबके। थर्ड में लिथियम के निकालेंगे। लिथियम के नंबर ऑफ मोल्स 1/7, ठीक है। और क्लोरीन के कितने हो जाएंगे, क्लोरीन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन विल बी इक्वल टू 1 क्लोरीन का मोलर मास कितना आएगा, Cl2 है तो हो जाएगा 71। ये हो गया, ये तो हमने निकाल लिए बच्चों नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। वी नो दैट 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी एटम्स, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो 20 इसको एवोगैड्रो नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा यहाँ पर। ये आ गया आपके पास अब नंबर ऑफ, इसमें हम सब में नंबर ऑफ एटम कर देते हैं इसे, राइट। ये आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा, नंबर ऑफ एटम्स आ गया। अब ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, नंबर ऑफ एटम बन गया, क्योंकि हमने इसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक। यहाँ भी नंबर ऑफ एटम्स। अब आप ये देखो, बिना कैलकुलेशन के ही हमें ऐसे ही पता चल जाएगा बच्चों, Na नंबर ऑफ ये जो एवोगैड्रो नंबर है तो सब में सेम है, तो किसका आंसर इसमें सबसे ज़्यादा आएगा, तो 1/7 वाली जो वैल्यू है जिसमें डिनोमिनेटर में 7 है, इसका आंसर लार्जेस्ट आएगा, है ना। तो लिथियम विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। इसको हमें ऐसे ही देख के बता देना है, क्योंकि इसमें हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सबसे ज्यादा आएगा, तो लिथियम के पास नंबर ऑफ एटम्स लार्जेस्ट हैं, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040। मोल फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है बच्चों, क्या दिया हुआ है हमें मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, राइट। अच्छा देखो, मोलैरिटी पूछी है। मोलैरिटी होती क्या है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, वही वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि हम इसमें वॉल्यूम एज्यूम कर लेते हैं सॉल्यूशन का 1 लीटर। 1 लीटर में हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल का फॉर्मूला लगाया, क्या आएगा, N2/N1 + N2, यही फॉर्मूला होता है। अब क्योंकि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है बच्चों, 0.040 मोल फ्रैक्शन से पता चल रहा है, इथेनॉल बहुत कम है, तो यहाँ से नीचे से हम N2 को इग्नोर कर देते हैं, तो ये N2/N1 हो जाएगा, ठीक। N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल हमें ये कैलकुलेट करना है, राइट। N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर का अगर हम ये जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है इसे ही मास ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अगर हम इसे ही मान लें, क्योंकि सॉल्यूट बहुत कम है, सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन वी हैव, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। कैसा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट बहुत कम है, उस सॉल्यूट को अगर हम इग्नोर कर दें तो जो वॉल्यूम सॉल्यूशन का है वही सॉल्वेंट का भी हो जाएगा। तो हम वाटर का वॉल्यूम 1 लीटर ही मानकर उसका मास, वाटर के 1 लीटर वॉल्यूम का मास पता है आपको 1 kg होता है। 1 kg वाटर में नंबर ऑफ मोल्स हमने पहले भी निकाले हैं कई क्वेश्चंस में, नंबर ऑफ मोल्स 1 kg में कितने होते हैं, 1000 ग्राम हो गया अपॉन 18, दैट इज 55.5, ठीक है, ये आ जाता है। तो यहाँ पर हम 1 लीटर वाटर के जो मोल्स हैं 55.55 ये वैल्यू पुट कर देंगे, और इथेनॉल का इसका हमें मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है, 0.040। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल विल बी इक्वल टू कितना आ गया, 0.040 इंटू 55.5
55। ये आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा। और बच्चों जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा वो 1 लीटर वॉल्यूम के लिए क्योंकि हमने निकाला है, तो मोलारिटी भी वही हो जाएगी जो नंबर ऑफ मोल्स आया है, क्योंकि मोलारिटी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो क्या है मल्टीप्लाई, 0.0 क्या है 0.040 मल्टीप्लाई बाय 55.55। ठीक है, क्या आंसर आया बच्चों, 2.2 आ गया हमारे पास। ये आ गया 2.2 नंबर ऑफ मोल्स, ये आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। और ये कितने वॉल्यूम में मोल्स है, 1 लीटर में है, तो इसलिए मोलारिटी विल बी इक्वल टू, मोलारिटी क्या हो जाएगी सोल्यूशन की, मोलारिटी हो जाएगी 2.2 m, यही मोलारिटी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 C12 एटम इन ग्राम। एक कार्बन एटम का मास पूछा है आपसे ग्राम्स में। ठीक है, कार्बन के 1 मोल एटम का मास ग्राम में हमें पता है 12 ग्राम होता है। 1 मोल का जो मास होता है वो उसका एटॉमिक मास होता है, ये आपको मालूम है। यानी कि 1 मोल एटम्स का जो मास है दैट इज 12 ग्राम। तो एक एटम का मास हम यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। हम इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। क्वेश्चन 30, आंसर नंबर 30 यहाँ पर लिख रहे हैं हम। ठीक है, देखो हमें क्या पता है कि 12 ग्राम जो मास होता है वो कितना होता है, 1 मोल का। और 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने एटम्स होंगे। तो इन एटम्स का जो मास है वो कितना है, 12 ग्राम। ठीक है, कार्बन का 12 ग्राम मास हो गया। तो एक एटम का मास कितना होगा, मास ऑफ 1 एटम कितना हो जाएगा, 12/6.022 इंटू 10⁻23, ये आ जाएगा आपके पास निकल के। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 12/12 डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 6.022 कितना आया बच्चों, ये आ गया 1.99। ठीक है, ये आंसर हमारे पास आ गया 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये मास आ गया हमारे पास 1.99, कार्बन के एक एटम का मास आ गया। राइट, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आगे चल, नहीं इसी में अभी एक क्वेश्चन और है यहाँ पर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या करना है हमें, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। कुछ कैलकुलेशंस इसमें गिवन है और आपसे पूछा है जो आंसर हमें देना है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर उसमें होने चाहिए। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाई थी। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप जानते हो कि आंसर शुड बी रिपोर्टेड अप टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज गिवन इन द वैल्यूज। ठीक है, जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू होगी उतने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए आंसर में। तो इसमें भी देखो जो लीस्ट प्रिसाइज्ड वैल्यू है, फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाले में जो लीस्ट प्रिसाइज्ड वैल्यू है बच्चों, इसमें देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 5 है, इसमें 4 है, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 है। तो ये लीस्ट प्रिसाइज्ड हो गई। तो यानी कि आंसर में जो हम आंसर रिपोर्ट करेंगे इसका कैलकुलेशन करने के बाद उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। इसमें आंसर शुड हैव, इट शुड हैव कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 5 इंटू 5.364, ये तो एग्जैक्ट नंबर है 5। तो एग्जैक्ट नंबर में तो कितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं, तो एग्जैक्ट नंबर को हम छोड़ देते हैं। उसके बाद इसमें देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, आंसर शुड हैव कितना, 4 सिग्निफिकेंट फिगर उसमें होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो, ये तो बहुत सिंपल है। इसमें बच्चों वैसे तो जब हम एडिशन करते हैं हम लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देते हैं इसमें, लेकिन डेसिमल प्लेसेस इसमें सब में 4 हैं। ठीक है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर आप देखोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ रहे हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें इसे नहीं देखना है, इसमें हमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक देखना है, क्योंकि सब में इसमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक है आंसर। इसलिए आंसर में भी हमें
आंसर शुड हैव, क्या होना चाहिए उसमें, अप टू, आंसर शुड बी अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, आंसर शुड बी रिटन, ठीक है, इट शुड बी रिटन आफ्टर द up to 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, आफ्टर डेसिमल 4 प्लेसेस होने चाहिए, ठीक है, इसके आंसर में। तो इस तरह से हमें आंसर रिपोर्ट करना है सबका। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, एवरेज, अच्छा बेटा जो क्वेश्चन नंबर 32 है इसे मैंने लिखा नहीं है बोर्ड पर, इसलिए नहीं लिखा है। एक हमने क्वेश्चन किया था जब थ्योरी के वीडियोस बनाए थे, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं या एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन उस वीडियो में कराया है। ये बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें एवरेज एटॉमिक मास ही पूछा है, अबंडेंस दी हुई है, परसेंटेज दी हुई है, उसको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ एटम, अगेन इसमें हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम पूछा है। हमें पता है एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो फर्स्ट पार्ट जो है 52 मोल्स ऑफ आर्गन है, तो इसमें एक मोल में कितने होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 52 में कितने हो जाएंगे, 52 इंटू Na। मैं एवोगाड्रो नंबर ना लिखकर Na लिख रही हूँ, तो ये मोल्स, ये 52 को आपने Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतने नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। सेकेंड वाला देखिए, 52U ऑफ हीलियम, 52U, U या AMU में जब दिया हुआ है, हीलियम के एक एटम का मास कितना होता है, 4 AMU है ना, 4 AMU इज द मास ऑफ 1 हीलियम एटम, ये रिप्रेजेंट करेगा 1 हीलियम एटम को। तो 52 में कितना होगा, 52 AMU अगर है तो मास कितना हो जाएगा, 52/4 दैट इज 13 एटम्स। इसका मतलब ये 13 एटम्स का मास है, ठीक है। तो इसमें 13 एटम्स आएंगे। अब आगे चलते हैं, 52 ग्राम, अब आ गया 52 ग्राम। जब ग्राम दिया हुआ है तो उसको आप पहले मोल्स बनाओ और फिर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके आप एटम्स इसमें निकालोगे, ठीक है। तो 52 ग्राम को मोल्स बनाने के लिए क्या करोगे, हीलियम के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया, और इनटू एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है, उसमें 2 एलिमेंट हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। कौन से 2 एलिमेंट है, कार्बन है एक और एक हाइड्रोजन है, राइट। अच्छा, बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स। अगर हम उस गैस को बर्न कर रहे हैं बच्चों तो CO2 बन रहा है और वाटर बन रहा है, क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट हैं, तो बर्निंग से 2 कंपाउंड्स बन रहे हैं, एक CO2 और एक वाटर। कितने ग्राम CO2 बन रहा है, 3.38 ग्राम CO2 बन रहा है, 0.690 ग्राम वाटर बन रहा है, राइट, ठीक है। पूछा क्या है, एंड नो अदर प्रोडक्ट, और कुछ नहीं बन रहा, और कुछ नहीं बन रहा, इसका मतलब उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के सिवा और कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, उस गैस का 10 लीटर वॉल्यूम का जो मास है एट STP ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू बी 11.6 ग्राम। मतलब उस गैस के 10 लीटर वॉल्यूम का जो मास है वो कितना है, 11.6 ग्राम है। कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, मोलर मास निकालना है गैस का, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परसेंटेज ऑफ कार्बन चाहिए बच्चों, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे, अब हमें तो दिया हुआ कुछ है नहीं, हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया है और वाटर का मास दिया हुआ है, तो इससे परसेंटेज ऑफ कार्बन सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो एक फॉर्मूला मैं बता रही हूँ आपको। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए होता है 12/44 इंटू, ये 12/44 कहाँ से आया ये मैं अभी बताती हूँ आपको, और मास ऑफ CO2 डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का जो मास है वो आ जाएगा, ठीक है, इंटू 100। ये फॉर्मूला होगा बच्चों कार्बन के लिए, और हाइड्रोजन के लिए होगा हमारे पास 2/18 इंटू मास ऑफ वाटर
डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड। मास ऑफ कंपाउंड हम एज्यूम भी कर सकते हैं x, आगे कैलकुलेट भी हो जाएगा, लेकिन आप इसको x करके भी करोगे तो रेशो लेने में वो कैंसिल भी हो जाता है, तो एज्यूम ही कर लेते हैं। लेट द मास ऑफ कंपाउंड बी x, ठीक है, x ग्राम मान लिया हमने। कंपाउंड का जो टोटल मास है वो हमने मोलर मास उसका मान लिया कितना, कंपाउंड का मास x ग्राम ले लिया, राइट। अब देखो ये 12/44 कैसे आया, ये ऐसे आया है बच्चों, यहाँ मैं बता देती हूँ आपको। जैसे CO2 है तो CO2 का मोलर मास कितना आता है, 44 ग्राम आता है। वो कैसे आता है, 12 + 2 × 16, ये आ जाता है 44 ग्राम। अब इस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है, 12 ग्राम है। तो हम ये पता लगा रहे हैं कि भाई 44 ग्राम CO2 में कितना ग्राम कार्बन है, 12 ग्राम कार्बन है ना 44 ग्राम में। तो हमारे पास कितने ग्राम CO2 है, 3.38 ग्राम। तो 3.38 ग्राम CO2 में कितना होगा, 12/44, यूनिटरी मेथड से करेंगे 3 × 3.38। तो ये आपके पास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का मास आ गया, कार्बन का मास, सॉरी, ये आ गया आपके पास इतने ग्राम। भाई 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन है, तो इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन है, 12/44 × 3.38 ग्राम कार्बन। समझ में आ गया होगा बच्चों ये, ठीक। इससे हम यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कार्बन। अब परसेंटेज में निकालने के लिए हमने क्या किया, देखो ये यही फॉर्मूला है, 12/44 × मास ऑफ CO2 जो हमने यहाँ किया है, ठीक। अब क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए इसलिए हमने इसको टोटल मास ऑफ कंपाउंड से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया है। ऐसे ही सेम वाटर में 2/18 आ गया, इंटू मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। अब यहाँ से आप इसको डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, फॉर्मूले को हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप ये सब आपको लिखना है, इसमें आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको बता दिया है कि ये फार्मूला बनाया कहाँ से हमने, ओके, ठीक है। चलिए अब देखो वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले तो परसेंटेज निकाल लेते हैं। 12/44 रखा इंटू मास ऑफ CO2 का मास है 3.38 डिवाइड बाय x। ये जो हमने कंपाउंड का मास एज्यूम किया x किया है, तो यहाँ पर x रख लेते हैं। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, x को ऐसे ही रखेंगे, इतना हम केवल सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया आपका 12 × 3.38 इंटू 100 डिवाइड बाय 44। तो ये आ गया बच्चों आपके पास 92.18, सॉरी ये 99 लिख दिया मैंने गलती से, 92.18, ठीक, अपॉन x को हमने कुछ नहीं करा, x को x ही लिख लिया, राइट। अब इसके बाद वाटर का निकालते हैं, तो ये परसेंटेज आ गया इतना, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन आ गई। ऐसे ही हाइड्रोजन का भी निकाल लेंगे हम, 2/18 इंटू वाटर का मास कितना दिया हुआ है हमें, 0.690 इंटू 100 डिवाइड बाय x। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसको क्लियर करने का तरीका, हाँ, ये आ जाएगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई 0.690 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 18, राइट। ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया ये, 7.66 डिवाइड बाय x को ऐसे ही ले लिया, ठीक है। इतना हमने ये सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास कार्बन की और हाइड्रोजन की दोनों की क्या आ गई है, दोनों की परसेंटेज आ गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैंने आपको एक टेबल बना के एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना सिखाया था, तो यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। बोर्ड पर ज़्यादा स्पेस नहीं है, मैं छोटी सी एक टेबल बना रही हूँ, ठीक है। 2 एलिमेंट है हमारे पास, कौन कौन से हैं एलिमेंट हैं, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब परसेंटेज, मास परसेंटेज लिख दी दोनों की, कितनी है, कार्बन की है 92.18 डिवाइड बाय x, ठीक, और हाइड्रोजन की कितनी है 7.66 डिवाइड बाय x, राइट। अब दोनों के क्या लिख देंगे हम, एटॉमिक
मास लिख देंगे, राइट। एटॉमिक मास लिखने के लिए क्या करेंगे, ये आ गया 12 और ये आ गया इसका 1, ठीक। अब यहां पर डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो मास अपॉन एटॉमिक मास, यहां से यहां पे क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, एटॉमिक मास, तो ये आएगा आपके पास 92.18। एक्स को कुछ नहीं करना है, एक्स को ऐसे ही रखना है, ठीक। तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, यहां पर अभी हम निकालते हैं क्या आएगा, और ये तो 1 से डिवाइड होगा तो इतना ही आ जाएगा 7.66 डिवाइड बाय एक्स, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर लेते हैं, इसको 92 यहीं से कैलकुलेटर से कर लेते हैं बच्चों, 92.18 ये आ जाएगा हमारे पास। इसको क्लियर किया, 92.18, ठीक है, 92.18 डिवाइड बाय कितना है 12, ये आ गया हमारे पास 7.68, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास 7.68। तो अपॉन एक्स ऐसे ही रहेगा, राइट। अब ये देखो बच्चों सिंपल रेशो, यहां पर हम क्या लेंगे, अब हम सिंपल रेशो लेंगे, ठीक है। सिंपल रेशो के लिए मेथड क्या बताया था, जो सबसे छोटी वैल्यू उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो आपको दिख रहा है दोनों सेम है अप्रोक्सीमेटली, यानी 1:1 का रेशो आ गया, दोनों में एक्स सब कैंसिल हो जाएगा, 1:1 का रेशो आ जाएगा, ठीक है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे पास आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी इक्वल टू CH, ये तो हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला। यहीं पर हम इंपेरिकल फॉर्मूले का मास भी निकाल लेते हैं, मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू 12 + 1 दैट इज 13 ग्राम आ गया, ये आ गया इंपेरिकल फॉर्मूले का मास। अब देखो हमने कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया, अब वो कह रहा है मोलर मास ऑफ द गैस, गैस का मोलर मास कैसे निकालेंगे। गैस का मोलर मास निकालने के लिए इस पेज पर जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम। देखो गैस का ये बताया आपको 10 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी, इसका जो वेट है कितना है 11.6 ग्राम मास दिया हुआ है। हमें पता है एट एसटीपी किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो 22.4 लीटर होता है, और 1 मोल का जो मास होता है वो मोलर मास होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 22.4 लीटर वॉल्यूम का जितना मास होगा वही मोलर मास है कंपाउंड का, ठीक। तो अगर 10 लीटर का मास है 11.6 ग्राम, तो हम निकाल लेंगे 22.4 लीटर वॉल्यूम का जो मास होगा वो कितना होगा 11.6 अपॉन 10 इंटू 22.4, ये आपके पास आ जाएगा, कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 11.6 इंटू 22.4 डिवाइड बाय 10, तो हमारे पास आ गया 25.98, ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके पास, ये आ गया। ये जो मास आपने निकाला है यही उसका क्या होगा, ये मोलर मास होगा, क्योंकि 22.4 लीटर के मास को ही हम क्या कहते हैं, इसी मास को हम कहते हैं मोलर मास। ये आ गया आपके पास मोलर मास, ठीक है, ऑफ द गैस, गैस का ये मोलर मास आ गया। सेकेंड ऑप्शन आ गया हमारे पास। अब हमें इंपेरिकल फॉर्मूला हमने निकाल ही लिया है, उसका इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आया था CH, इंपेरिकल फॉर्मूले का मास कितना आया था 13 ग्राम। अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और निकालना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू N। N कैसे निकलता है, N इज इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, राइट। मोलर मास कितना निकाला है हमने बच्चों 26 निकाला है, यहाँ 26 आ गया, और इंपेरिकल फॉर्मूला मास है 13, तो N की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इंपेरिकल फॉर्मूला हम रखते हैं, यहाँ पर इंपेरिकल फॉर्मूला रखा CH, ठीक है, इंटू 2 किया, तो ये आ जाएगा C2H2, तो ये आपके पास आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमने इंपेरिकल फॉर्मूला भी कैलकुलेट किया, ये इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया उसका, और ये मोलर मास आ गया। यही 3 चीज हमसे उस क्वेश्चन में पूछी थी, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। नहीं समझ में आया है, कोई भी पॉइंट डाउट है, क्लियर करना है आपको, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 34 कर लिया, अब आते हैं 35, क्वेश्चन नंबर 35।
फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको गिवन है CaCO3 प्लस HCl गिव्स CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2, एक रिएक्शन दे रखी है। अब क्या पूछा है, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का मास पूछा है, ठीक है। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 m HCl। अगर इतनी मोलारिटी का 25 ml HCl सॉल्यूशन है तो इससे रिएक्ट कंप्लीटली करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास लगेगा, ये पूछा है क्वेश्चन में, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मोलारिटी और वॉल्यूम से HCl का मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, मास ऑफ HCl हम निकालेंगे, यानी कि W कैलकुलेट करेंगे हम सबसे पहले, ठीक। तो मोलारिटी गिवन है तो मोलारिटी का ही फॉर्मूला लगा देते हैं, राइट। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास हो गया इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये होता है मोलारिटी का फॉर्मूला। W हमें कैलकुलेट करना है, मोलारिटी हमने रखा 0.75 इज इक्वल टू W, मोलर मास, इसका मोलर मास कितना होता है, HCl का मोलर मास बच्चों 36.5 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें ये दिया हुआ है मिलीलीटर में, इसे आप लीटर में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.025, ठीक है। तो W आपके पास आ जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई 36.5 इंटू 0.025, यहाँ पर आप निकाल लेंगे, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। हाँ, कितना है देखो बच्चों, इसको कैलकुलेट करते हैं, 0.75 इंटू 36.5 इंटू 0.025, ठीक। ये आ गया आपके पास 0.684, राइट। तो ये आपके पास 0.684 ग्राम, ये मास ऑफ HCl आ गया, ये क्या आ गया, मास ऑफ HCl। अब ये पूछ रहा है वो कि इतने मास से HCl से रिएक्ट करने के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट लगेगा, ठीक है। रिएक्शन जो हमारी बच्चों दी हुई है, रिएक्शन है हमारे पास CaCO3 प्लस HCl गिव्स CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2, राइट, ये इक्वेशन है। अच्छा देखो, अगर हम रिएक्शन से रिलेशन देखें, स्टोइचियोमेट्री में हमने यही सीखा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आप यहाँ मास कैलकुलेट करोगे, मोलर मास, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 ग्राम और ये होगा 36.5 ग्राम, ठीक। तो रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि 36.5 ग्राम HCl रिएक्ट्स विद 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये हमें रिएक्शन से रिलेशन पता चल रहा है। हमारे पास कितना HCl है, हमारे पास इतना HCl है, तो 0.684 ग्राम HCl कितने मास से रिएक्ट करेगा, 100 अपॉन 36.5 इंटू 0.684, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.94 ग्राम, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था, इसका क्वेश्चन था, स्टोइचियोमेट्री पर बेस्ड था ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, चैप्टर 1 का। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, HCl प्लस MnO2 गिव्स 2H2O प्लस MnCl2 प्लस Cl2, और पूछा क्या है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ MnO2, 5 ग्राम MnO2 से कितना HCl रिएक्ट करेगा। तो रिएक्शन से पहले रिएक्शन रिलेशन लिख लेंगे हम, जैसे अभी हमने कैल्शियम कार्बोनेट वाले क्वेश्चन में किया, इसी तरह से करेंगे, ठीक है। हमने पहले इक्वेशन लिखी MnCl2 प्लस Cl2, राइट। अच्छा अब देखो HCl प्लस यहाँ पे 4 है, इसका मास कितना आएगा, एक HCl का कितना होता है 36 पॉइंट, ये हो जाएगा 4 इंटू 36.5, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा, इसका मास आप निकालोगे तो 55 हो गया मैग्नीज, प्लस 16 इंटू 2 32 इसका आ जाएगा, यानी कि ये आ गया आपके पास 5 और 2 7, 5 और 3 87 ग्राम आ गया। और ये वाला आ जाएगा आपके पास 73 इंटू 2, ये आ गया आपके पास 176 ग्राम, राइट। तो हमें रिएक्शन से ये रिलेशन पता चल गया कि 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट्स विद 176 ग्राम HCl, ठीक है। इतने HCl से रिएक्ट करता है। पूछा क्या हमसे, 5 ग्राम MnO2 कितने HCl से रिएक्ट करेगा, तो 5 ग्राम के लिए निकाल लेंगे, 5 ग्राम MnO2 विल रिएक्ट विद 176 अपॉन 87 इंटू 5,
ये आपके पास आ जाएगा 8.4 ग्राम। ये बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, तो कंप्लीट हो गई है आपकी एक्सरसाइज। बच्चों पूरी एक्सरसाइज 36 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आप सारे क्वेश्चंस ये वीडियोस में देखेंगे और अपने आप भी करने की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।